हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, सेक्शन नंबर 16 से लेके सेक्शन नंबर 18 तक ये चैप्टर रहेगा। सेक्शन नंबर 16, 17, 18। ओके, 19, 20, 21 इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल। ओके, सिलेबस में नहीं, इंटर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में इसके ऊपर एक फिक्स क्वेश्चन आता ही। ओके, और इसका वेटेज अराउंड 6 to 8 मार्क्स। ओके, फिक्स वेटेज है, और अभी वाले एग्जाम में भी आया था। अभी तीनों सेक्शंस का हम लोग पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये सेक्शंस क्या बोलने वाले हैं अपने से, और फिर हम लोग एक एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी सबसे पहला, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग क्या रहता है वो हम लोग समझेंगे। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटीसी। ओके, आईटीसी मतलब एकदम सिंपल, अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। अगर कोई सेलर ने हम लोगों को जीएसटी चार्ज किया, ओके, तो वो अपने लिए आईटीसी बन जाए। ओके, फॉर एग्जांपल ए करके एक सेलर है, उसने बी को कुछ गुड्स सप्लाई किया, और बी ने सी को गुड्स सप्लाई किया। तो यहाँ पर ए ने जो बी को जीएसटी चार्ज किया रहेगा, ओके, बी ने किसको दिया रहेगा, ये ए को, और ए ने किसको दिया रहेगा, गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि बी के लिए ये जो अमाउंट रहेगा जो उसने ए को दिए, वो बी के लिए क्या बन जाएगा, आईटीसी। ओके, ताकि डबल टैक्सेशन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ए से जीएसटी ले लिया। अभी बी को आईटीसी भी नहीं देगी और बी के वैल्यू एडिशन पे जीएसटी लेगी, तो डबल डबल हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझो 100 पे जीएसटी ए ने पे कर दिया 18, बी बेच रहा है 150 में। तो गवर्नमेंट कैन नॉट टेक जीएसटी ऑन 150। ओके, यहाँ पर 150 पे जीएसटी लेना गलत है। ओके, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो 100 पे जीएसटी ऑलरेडी भर दिए, ओके, वो माइनस करने बोलती है। तो नेट इम्पैक्ट बी के ऊपर कितने का पड़ेगा, 50 का पड़ेगा, 50 का पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। ओके, 100 रुपए पे जीएसटी बी ने ए को दिया, और 50 पे जीएसटी बी ने गवर्नमेंट को दी डायरेक्टली। समझ में आ रहा? नो डाउट, वो किससे लेके देने वाला है, सी से लेके देगा। समझ में आ रहा? तो सी के लिए जो उसने बी को दिया, ओके, दैट विल बिकम आईटीसी। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। ओके, तो आईटीसी ये चेन में कैसा होता है, पास ऑन होते रहता है। अभी ए बी को आईटीसी पास ऑन करेगा, बी सी को आईटीसी पास ऑन करेगा, और ये एक लेवल पे रुक जाता है। बोलो कौन से लेवल पर, वेरी गुड, कंजम्पशन लेवल पर ये रुक जाए। क्योंकि कंज्यूमर लेवल पे आईटीसी नहीं मिलेगा, तभी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। नहीं तो गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू ही नहीं है, कि मैं पे कर रहा हूँ, सामने वाला आईटीसी ले रहा है, वो पे कर रहा है, उसके सामने वाला आईटीसी ले रहा है। ओके, तो ये चेन कभी खत्म ही नहीं होएगा। तो चेन खत्म होने के लिए ऐसा बीच में कोई पर्सन होना चाहिए जो आईटीसी ना ले। ओके, सब लोग क्या करे, जीएसटी भर रहे, क्या ही भरे, वो साहब भी नहीं, केक भी नहीं मिला, साफ भी करना। हम्म, नहीं अभी नहीं आएगा। सुनो सुनो, तो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, ओके, जो क्या करे, आईटीसी ना ले, तब जाके क्या होगा, रेवेन्यू फ्रीज होगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। ओके, अभी आईटीसी के चैप्टर में हम लोग को दो टर्म्स पढ़ना है। ओके, एक तो अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, और दूसरा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ओके, एक टर्म रहेगा अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, और दूसरा रहेगा यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अभी अवेलमेंट ऑफ आईटीसी मीन्स क्या, अवेलमेंट मतलब कि आईटीसी का मिलना। ओके, आईटीसी मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलमेंट। अभी मिलेगा, उसके बाद हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, पहले क्या होएगा, अवेलमेंट होएगा, उसके बाद क्या होएगा, यूज होएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। जैसे अपना गूगल पे पे कैसा कैशबैक का ऑफर मिलता है, तो पहले आपको स्क्रैच करके अवेल करने का, और बाद में जब आप लेंस कार्ट में जाओगे, तब आपको वो वाउचर यूज करने मिलेगा। मतलब पहले अवेलमेंट होएगा, और उसके बाद यूटिलाइजेशन होएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अवेलमेंट हो जाए, लेकिन यूटिलाइजेशन थोड़ा बाद में हो, डेफर हो जाए।
जैसे मैंने परचेज तो किया। ओके, मैंने परचेज किया पर मेरा लायबिलिटी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा लायबिलिटी? हाँ, या तो सेल नहीं हुआ, या तो मेरे आउटपुट का रेट कम था, या तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। देयर कैन बी मेनी केसेस। देखो, मैंने परचेज किया तो मेरे को 18% जीएसटी का आईटीसी मिला, से 18,000 रुपीज। अभी 18,000 रुपया मेरे को वापरना चाहिए। किधर वापरूंगा मैं? टू पे माई लायबिलिटी। लेकिन उसके लिए लायबिलिटी भी तो आना चाहिए। और लायबिलिटी कब आएगा? सबसे पहला जब बेचेंगे तब लायबिलिटी आएगा। बेचेंगे फिर भी नहीं आएगा, ऐसा केस होता है एक्सपोर्ट। ओके, एक्सपोर्ट पे हम लोग को लायबिलिटी नहीं आता। हम लोग को टैक्स फ्री एक्सपोर्ट। ओके, एक्सपोर्ट इज टैक्स फ्री। तो इधर मैंने बेचा पर फिर भी मेरा लायबिलिटी नहीं आया। तो ये आईटीसी जो मैंने अवेल किया है ना, वो ऐसे के ऐसे ही पड़ा है। तो गवर्नमेंट कुछ कुछ केसेस में रिफंड दे देता है। ओके। हाँ, कैरी फॉरवर्ड तो होता ही। कैरी फॉरवर्ड तो होने वाला ही। और तीसरा पॉसिबिलिटी है इन्वर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा। मैं मेरा परचेज 18% पे है, पर उससे मैं जो फिनिश्ड गुड्स बना रहा हूँ, दैट फिनिश्ड गुड्स आर टैक्सेबल एट 5%। ओके, तो मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पर? 18% जो है मेरा परचेज पे जा रहा है, और सेल पे कितना जा रहा है? 5%। तो गवर्नमेंट बोलता है कि आपका आईटीसी तो बच गया रहेगा। तो बचे हुए आईटीसी का गवर्नमेंट अपने को रिफंड देती है, वो अपने को इंटर में नहीं। ओके। तो यहाँ पर अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन, नॉर्मली दोनों चीजें सेम मंथ में ही करते लोग, क्योंकि परचेज किया तो सेल करते ही है। ओके। और अगर बाय चांस सेल नहीं हुआ तो दिस आईटीसी कैन बी कैरिड फॉर। समझ में आ रहा है? ये कैरी हो सकता है अगले महीने। जब तक लायबिलिटी नहीं आती तब तक कैरी करेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं। ओके, टाइम लिमिट अवेल करने का है, यूटिलाइज करने का नहीं। ओके, यू हैव टू अवेल विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। और अगर आपने टाइम लिमिट में अवेल कर लिया तो आप उसको कभी भी यूज कर सकते। आ रहा है का पॉइंट समझ में? अभी जो तीन सेक्शंस है, सेक्शन नंबर 16, 17 और 18, ये तीनों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 16 से। सेक्शन 16 का हेडिंग रहने वाला है कंडीशंस टू अवेल आईटीसी। कंडीशंस टू अवेल आईटीसी। ओके, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो हम लोग को आईटीसी मिलेगा? ओके, क्या क्या कंडीशन हम लोग फुलफिल करेंगे तो क्या मिलेगा? आईटीसी। एग्जाम्पल, समझो मेरे को आईटीसी चाहिए ये एसी का। ये एसी खरीदा क्लासेस ने, तो आईटीसी मुझको चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट देगी क्या मेरे को आईटीसी? नहीं देगी। ओके, क्लासेस को देगी आईटीसी। क्यों क्लास को देगी आईटीसी? हाँ, ओनर है, लेकिन क्लास के नाम पे बिल होगा। अभी ये समझो एसी विजय सेल से खरीद, तो विजय सेल ने बिल किसके ऊपर बनाया? क्लास के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऐसा कंडीशन देती है कि जो पर्सन आईटीसी ले रहा है उसके नाम पे बिल होना चाहिए। समझ में पॉइंट? दूसरा कंडीशन गवर्नमेंट ऐसा बोलती है, एसी आपने खरीदा है तो सच में एसी आपके प्रीमाइसेस पे दिखना चाहिए। ओके, फिजिकली इट शुड बी रिसीव्ड, नहीं तो लोग क्या करेंगे? ऐसे ही बिल बना देंगे। अभी मैं आपको एक्सेल में बिल बना के दूंगा और आप आईटीसी ले लेंगे, तो गवर्नमेंट का नुकसान है ना वो। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि बिल अगर बनाया है तो एसी दिखना भी चाहिए। ओके। और भी कंडीशन, जैसे अभी समझो बिल बन गया, गुड्स आ गया। ओके, तो सेलर जो है उसने जीएसटी भी तो भरना चाहिए। समझो सेलर ने जीएसटी नहीं भरा, खाली बिल बना दिया, एसी दे दिया, बात खत्म। और हमने आईटीसी भी ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट बोलता है आईटीसी ले रहे हैं तो फिर आपके सप्लायर ने क्या करना चाहिए? जीएसटी भरना भी चाहिए। अगर वो जीएसटी नहीं भर रहा है तो हम आपको आईटीसी कैसे दे सकते हैं? क्योंकि आप आईटीसी लोगे तो क्या करोगे? लायबिलिटी कम भरोगे। ओके। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि वो अमाउंट दूसरे किसी ने भरा है गवर्नमेंट को, पर उसने भी नहीं भरा और आपने भी कम कर लिया, तो गवर्नमेंट को डबल लॉस हो गई। ओके, तो ये सब कंडीशंस हम लोग किधर सीखेंगे? सेक्शन 16। ओके, डिटेल समझ में सेक्शन 16 में क्या है? हाँ, सबको क्लियर है क्या? सेक्शन नंबर 17, इसमें है अपॉर्शनमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट। ओके, सेक्शन में क्या है? अपॉर्शनमेंट है, ब्लॉक क्रेडिट। ओके, इसका मतलब क्या है?
अपर साइड बाद में सीखते हैं, अभी ब्लॉक क्रेडिट इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ कुछ चीजों का आईटीसी नहीं मिलेगा ऐसा क्लियरली बोल देता है। ओके, आप लोग कुछ भी कर लो, उन चीजों का आईटीसी आप लोग ले नहीं सकते। बोला था ये? अच्छा, मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलेगा करके कुछ सिखाया था कभी? देखो, मोटर व्हीकल जो होता है ना, कार। ओके, कार गवर्नमेंट को मालूम है कि आप बिजनेस के लिए बोल के खरीदोगे ना, तो भी आप उसको पर्सनल लेवल पे यूज करोगे। अभी समझो क्लासेस ने कार परचेस किया, क्लास ने बोला कि मैं सब स्टूडेंट्स को ओके पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ। ओके, लेकिन स्टूडेंट समझो यहाँ पर 15 स्टूडेंट है, 2-3 घंटे में सब पिकअप ड्रॉप सब कुछ हो गया पूरे दिन में। बाकी का टाइम तो कार खाली पड़ा है, तो बाकी टाइम कौन यूज करेगा? पर्सनल लेवल पे यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग देखने को नहीं आने वाले कि कार आप लोग बिजनेस के लिए यूज करने वाले हो कि पर्सनल के लिए। तो स्ट्रेट अवे पहले से गवर्नमेंट क्या बोल देता है, आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्योंकि आईटीसी देगा तो फिर चेक करने आना पड़ेगा सच में आप लोग बिजनेस के लिए यूज करोगे, और गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो हम लोग कुछ कुछ चीजें ऐसा पढ़ेंगे, टोटल 13 ऐसा लिस्ट है 13 आइटम्स का, जिसका आईटीसी गवर्नमेंट अपने को नहीं देती। Okay? उसके बाद सेक्शन नंबर 18, इसका हेडिंग है अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी स्पेशल सर्कमस्टेंस, अभी इसका मतलब करें। नॉर्मली आईटीसी अगर मुझको लेना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? जीएसटी नंबर तो होना चाहिए, एकदम बेसिक चीज। आईटीसी चाहिए तो जीएसटी नंबर होना चाहिए। अभी अगर समझो अपन मोबाइल परचेस करते हैं, तो अपने को आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर ही नहीं है। बराबर है। पर आईटीसी कब मिल सकता है? जब जीएसटी नंबर होगा। अभी ये स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? देखो, मैंने मोबाइल परचेस किया, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने मोबाइल परचेस किया, और जब मैंने मोबाइल को परचेस किया तब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन था। जब मैंने मोबाइल परचेस किया तब मैं कौन था? अनरजिस्टर्ड पर्सन था। मेरा बाकी का प्रोडक्ट का भी सेल चालू था। ओके, अभी मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को कि मैं रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ, मतलब मोबाइल जब खरीदा तब मैं अनरजिस्टर्ड था, और यही मोबाइल जब मैं बेचने जाऊंगा तब मैं कौन हो जाऊंगा? रजिस्टर्ड। तो इधर तो गवर्नमेंट मुझसे जीएसटी लेने वाली है। तो इधर तो गवर्नमेंट मुझसे जीएसटी लेने वाली है, और इधर आईटीसी दिया क्या मेरे को? नहीं दिया आईटीसी। तो जीएसटी अगर मुझसे ले रही है बिना आईटीसी लिए, तो फिर ये कैसा माना जाता है? डबल टैक्स माना जाता है। देखो, मैंने अपने सेलर को जीएसटी दिया और मैंने आईटीसी नहीं लिया, मतलब मैंने कॉस्ट खुद का मान लिया, तो गवर्नमेंट ने खुद का रेवेन्यू मान लिया रहेगा। अभी गवर्नमेंट को वापस से रेवेन्यू मिल रहा है इधर, तो डबल रेवेन्यू है ना ये। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा रहेगा, ओके, वो स्टॉक का हम आईटीसी, ओके, वो स्टॉक का हम आपको आईटीसी दे देंगे कि भाई आप लोग के ऊपर डबल डबल लोड ना हो। ये रहेगा। तो ये ऐसा कुछ केसेस रहता है जहां पर हम लोग क्या होते हैं, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड होते हैं, या तो फिर ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पर आईटीसी मिल रहा है। जैसे कंपोजिशन में था मैं पहले, तो मेरे को आईटीसी नहीं मिला था, और फिर अभी मैं नॉर्मल स्कीम में जाके बेच रहा हूँ, तो फिर मेरे को आईटीसी मिलना चाहिए। तो ऐसा हम लोग कुछ केसेस का बात करेंगे जहां पर परचेस करने के टाइम पे आईटीसी नहीं मिला था, बट सेल करने के टाइम पे हम लोग को आईटीसी मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये सेक्शन नंबर 16, 17, 18 इस तरीके से हम लोग पढ़ना। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट सेक्शन नंबर 16। सबसे पहले कंडीशंस टू अवेल आईटीसी, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स,
ITC can be taken by recipient on purchase of goods or services used or intended to be used for business purpose on fulfillment of below conditions. क्या बोल रहे थे? Subject to payment of tax. ITC can be taken by recipient. सब यहाँ पर बोल रहा है गवर्नमेंट कि आपके सप्लायर ने जब टैक्स पे किया फिर तभी हम आपको आईटीसी देंगे, लेकिन उसका डिटेल में कंडीशन नीचे लिखा हुआ है। ये वाला सी पॉइंट जो है ना, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल में लिखे। आईटीसी कैन बी टेकन बाय रिसिपिएंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब आईटीसी कौन लेने वाला है? रिसिपिएंट लेगा। मतलब खरीदी करने पर आईटीसी मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? क्या खरीदने पर? गुड्स और सर्विस। क्या पर्पस के लिए? बिजनेस पर्पस के। ओके, यहाँ पर भाई मान के चलो कि ए करके एक सेलर है, उसने बी करके एक रिसिपिएंट को दो प्रोडक्ट बेचा। एक बेचा कैलकुलेटर, ओके, 100 क्वांटिटी, मतलब 400 रुपए का एक क्वांटिटी, एक प्राइस है 400। और डायरी बेचा 200 क्वांटिटी, 300 रुपए। और दोनों में उसने जीएसटी चार्ज की। तो फर्स्ट वाले में जीएसटी 7,200 और दूसरे वाले में 10,800। अभी यहाँ पर ए ने बी को बेचा है ये टोटल, तो बी के पास टोटल आईटीसी कितना रहेगा? 18,000 का टोटल आईटीसी बी के पास। ठीक है, अब वो क्या करता है, ये कैलकुलेटर जो है ना, इसको सेल करता है। ओके, सोल्ड कैलकुलेटर। समझो 800 में कैलकुलेटर बेच रहा है। ओके, 800 में बेच रहा है, पूरा 100 का 100 बेच दिए। 100 × 800। ओके, 80,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई। ओके, इसके ऊपर जीएसटी कितना है? 14,400। समझा पॉइंट? अभी जो लायबिलिटी वो कितनी है इसकी? 14,400। और आईटीसी कितना है इसके पास? तो दो चीजें अपने पास सोचने के लिए। कैल्सी ही बेचा है तो कैल्सी का आईटीसी, कैल्सी अपन ने बेचा है तो कैल्सी का आईटीसी। या तो ऐसा भी सोच सकते 18,000 का आईटीसी। तो क्या सोचना चाहिए? आंसर इज 18,000। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हम लोग बाइफरकेट नहीं करेंगे बिटवीन प्रोडक्ट, वन टू वन बाइफरकेशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो आईटीसी नहीं ले पाएगा कभी, क्योंकि वो खरीद कुछ और रहे और बेच कुछ और है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो कभी भी ये वन टू वन नहीं करेंगे। अभी तो वन टू वन कर भी सकते हैं, लेकिन करने को गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया। क्यों मना किया है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगा तो क्या करते हो लोग, चार चीज खरीदेंगे लेकिन बेचेंगे कुछ और ही, तो कोरिलेशन तो हो ही नहीं पाएगा ना कभी। समझ में आ रहा है पॉइंट? और उसका प्रपोर्शन ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा ग्रॉस लेवल पे डायरेक्टली माइनस कर। ओके, और जब भी डायरी बिकेगा तभी तो पूरा जीएसटी मिलेगा, तो ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी इधर आईटीसी आपने मैक्सिमम यूज कर लिया, तो 3,600 ही बचा है, तो यहाँ पर 3,600 ही यूज होएगा। सबको समझ में? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग को डायरी का आईटीसी भी गवर्नमेंट ने दे दिया। ओके, ऑन द कंडीशन दैट कि हम लोग इसको बाद में बेचेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंडेड टू बी यूज्ड। यहाँ पर जो इंटेंडेड लिखा ना वर्ड, ये देखो इंटेंडेड। अभी जो एग्जांपल दिया ना, ओके, उसमें डायरी का आईटीसी गवर्नमेंट ने अपने को दे दिया। क्यों दे दिया?
हाँ, क्योंकि वी हैड द इंटेंशन टू सेल इट फर्दर। ओके, आगे बेचने का इंटेंशन तो है। सबको समझ में आया पॉइंट? क्लियर एग्जांपल? ओके, अभी हम लोग को कुछ कंडीशन सीखने का। हाँ, ये कंडीशंस फुलफिल करने पर गवर्नमेंट अपने को आईटीसी दे देगा। क्या कंडीशन है? सबसे पहला एकदम सिंपल कंडीशन, recipient should have tax invoice or debit note or other prescribed documents। क्या होना चाहिए बोलते हैं? recipient should have tax invoice, debit note और other prescribed tax paying document। मतलब आप जो चीज खरीदी कर रहे हो वो चीज का डॉक्यूमेंट तो दो। आप अगर एसी परचेज कर रहे हो तो एसी का इनवॉइस बताओ। समझ में आ रहेगा पॉइंट? ओके, तो जो भी आप परचेज करते हो उसका क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, डॉक्यूमेंट रहेगा तो ही आईटीसी मिलेगा। डेबिट नोट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। अभी फॉर एग्जाम्पल समझो कि एसी वो हमारे यहाँ पर इंस्टॉल करके गए, बरोबर। उसने एसी का चार्ज किया था 30,000 और बाद में उसने इनवॉइस के अंदर चार्ज नहीं किया था फ्रेट का। ओके, वो अलग से ले रहा है। तो फ्रेट का चार्ज के लिए वो क्या इश्यू करेगा? डेबिट नोट। समझ में आ रहा है? तो जो डेबिट नोट वो इश्यू कर रहा है वो डेबिट नोट का भी आईटीसी मेरे को मिलेगा। तो नॉर्मल इनवॉइस का तो मिलेगा और किसका मिलेगा? डेबिट नोट का भी आईटीसी मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? तो टैक्स इनवॉइस या तो डेबिट नोट, दोनों चीज का आईटीसी मिलेगा। डेबिट नोट और एक जगह पे हम लोग बनाते थे। अगर समझो कि रिसिपिएंट से इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट, याद है हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो सीखा था? समझो कि मैंने आज बिल बनाया, तुम लोगों ने पेमेंट लेट किया, तो मैं तुम लोगों से इंटरेस्ट लूंगा। तो जो इंटरेस्ट मैं लूंगा दैट विल बी बाय इशूइंग डेबिट नोट। तो ये इंटरेस्ट पे जीएसटी भी आएगा और उसका आईटीसी भी मिलेगा। क्लियर? तो टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स वो क्या दे? बिल ऑफ एंट्री, दिस इज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, बिल ऑफ एंट्री इज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। क्या बोलेंगे इसको? बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। बिल ऑफ एंट्री मतलब कि हम लोग जब गुड्स को परचेज करते हैं इंडिया में, ओके, बाहर से, तो कस्टम डिपार्टमेंट के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है कस्टम डिपार्टमेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। और वो बिल ऑफ एंट्री पे आईजीएसटी रहता है और वो आईजीएसटी का हम लोग को आईटीसी मिलता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? अगर सेल्फ इनवॉइस तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था सेल्फ इनवॉइस। ओके, ये कब रहता है? जब हम लोग आरसीएम का कुछ परचेज करते हैं, ओके, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, आरसीएम का कुछ हम लोग परचेज करते हैं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो हम लोग को क्या बनाना पड़ता है? सेल्फ इनवॉइस। सबको समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर आईएसडी, ये हम लोग को सिलेबस में नहीं, इसको कट करो। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या बात? ओके, तो रिसिपिएंट शुड हैव टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और अदर प्रिस्क्राइब टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट कंडीशन क्लियर? ओके, सेकंड कंडीशन,
रिसिपिएंट हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। ओके, गुड्स भी मिलना चाहिए, या तो सर्विस है तो सर्विस भी मिलना चाहिए। अभी सर्विस का मिलना वी कैनॉट प्रूव। ओके, सर्विस का मिलना कैनॉट बी प्रूव, क्योंकि वो लोग तो मतलब रिसिपिएंट तो बोल सकते हैं सर्विस मिला, पर असली में सर्विस मिला ही नहीं होगा उसको। ओके, पर गुड्स का जो मिलना होता है उसको प्रूव करना पड़ता है बाय शोइंग लॉरी रिसीट, या तो जो भी डिलीवरी का जो रसीद रहता है, हाँ। ओके, वो सब डॉक्यूमेंट दिखा के क्या करना पड़ता है, गुड्स का रिसीट को प्रूव करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, भी समझो ए करके एक सेलर है, उसने इनवॉइस बनाया 28 जनवरी को। ओके, ए ने इनवॉइस बनाया कभी 28 जनवरी को, उसने गुड्स को डिस्पैच किया। ओके, 28 जनवरी। बी को गुड्स मिला ऑन 4 फरवरी। ओके, इनवॉइस तो 28 तारीख को ही मिल गया था, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मिल गया था उसको, उसने प्रिंट आउट निकाल ली। ओके, अभी ए को जीएसटी कब भरना पड़ेगा और बी को आईटीसी कब मिलेगा, ये हम लोग सीख रहे हैं। देखो, ए को जीएसटी भरने के लिए कौन सा प्रोविजंस फॉलो करना, टाइम ऑफ सप्लाई वाला, दैट इज रिमूवल। ओके, तो इसको जीएसटी कब भरना पड़ेगा, रिमूवल के टाइम पर, मतलब 28 जनवरी इसका अगर टाइम ऑफ सप्लाई आया है, तो इसको जीएसटी कब तक भरना पड़ेगा, 20 फरवरी को भरना पड़ेगा, अगले महीने के 20 तारीख को। ओके, अभी बी को आईटीसी कब मिलेगा, तो गवर्नमेंट बोलता है ये दो कंडीशन है आपके सामने। ओके, दो कंडीशन दिख रहा है अब तक। सबसे पहला बोलता है टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, तो हाँ इसके पास जनवरी मंथ में टैक्स इनवॉइस था। ओके, फरवरी मंथ में उसको गुड्स आया है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है उसको कि आप आईटीसी जनवरी में नहीं ले सकते, इट मींस 20 फरवरी को नहीं ले सकते। हाँ, भी आपको फरवरी में गुड्स मिला, तो आईटीसी कब ले सकते, 20 मार्च को। समझ में आ रहा पॉइंट। तो एक महीने तक ये आईटीसी गवर्नमेंट के पास पड़ा रहेगा। ओके, ब्लॉक रहेगा एक महीना तक। ओके, सप्लायर भर देगा 20 फरवरी को, और हम लोग क्लेम करेंगे 20 मार्च को। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होएगा, ब्लॉकिंग होएगा। और अगर हम लोग 20 फरवरी को क्लेम कर लेते, तो गवर्नमेंट एक महीने का इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओके, कुछ कुछ लोग एक महीने का इंटरेस्ट पे कर डालते हैं, नहीं तो जीएसटी भरने को आएगा ना। समझो कि मेरा 18,000 का लायबिलिटी है इधर, और ये लोग मेरे को बोल रहे हैं आईटीसी मत लो, अगले महीने लो, और अगले महीने मेरा लायबिलिटी जीरो रहने वाला है, तो ये आईटीसी अगले महीने पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो उससे अच्छा तो यही रहेगा कि मैं अभी वापर लूं, और एक महीने का इंटरेस्ट, और यहाँ पर आईटीसी छोड़ दो। हाँ, 18%। समझ में आया सब लोग क्या बोल रहे हैं? ओके, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते, आईटीसी क्लेम कर लेते, और एक महीने का इंटरेस्ट पे कर डालते। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, तो यहाँ पर ए और बी। ओके, आईटीसी बी को कब मिलने वाला है? जब दोनों कंडीशन फुलफिल होएगा साथ में। पहला कंडीशन क्या था, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, दूसरा गुड्स मिलना चाहिए। ओके, गुड्स जो मंथ में रिसीव होएगा उसके अगले महीने के 20 को आईटीसी मिलेगा। सिंपल। अभी इसमें एक एक्सेप्शन गवर्नमेंट ने दिया है, बोलती है बिल टू शिप टू मॉडल इज द एक्सेप्शन। ओके, बिल टू शिप टू मॉडल इज द एक्सेप्शन कैसे देते, यहाँ पर तीन पार्टी, ए बी एंड सी। बी ने बिल किसके ऊपर बनाया, ए के। तो ए के पास इनवॉइस है। हाँ, गुड्स किसके पास है, सी के पास गुड्स है। गुड्स किसके पास है, सी के पास गुड्स है। हम लोगों ने तो अभी अभी सीखा कि जो पर्सन आईटीसी ले रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस तो होना चाहिए, और भी क्या, गुड्स भी होना चाहिए। लेकिन इसके पास इनवॉइस है, लेकिन इसके पास गुड्स नहीं है। समझ में आ रहा है point? फिर भी इसको आईटीसी फिर भी इसको आईटीसी मिलेगा, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर ए टू हैव गुड्स, क्योंकि बिल टू शिप टू का मीनिंग ही वो है कि गुड्स सी के पास ही रहने वाले। समझ में आ रहा है?
ओके, वो एक मोमेंट को बचाने के लिए तो हम लोगों ने ये सब किया। सबको क्लियर है पॉइंट? है समझ? ओके, तो ये अपना बिल टू शिफ्ट मॉडल का एक्सेप्शन हुआ। ये गुड्स में, सर्विस में भी बिल टू शिफ्ट मॉडल पॉसिबल है। कौन सा एग्जांपल दो सर्विस में बिल टू शिफ्ट मॉडल का? अमेज़न में वो गुड्स ही तो दे रहा है। मैं बोला सर्विस में बिल टू शिफ्ट मॉडल का एग्जांपल, सर्विस में। क्लास और इंजीनियर तो क्लास और वेरी गुड। ओके, क्लासेस। अभी यहाँ पर मैं हूँ। ओके, मैं सप्लाई किसको कर रहा हूँ? हाँ, सर्विस दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन बिल बना रहा हूँ क्लास के ऊपर। तो यहाँ पर बिल टू शिफ्ट हुआ, आई एम बिलिंग टू क्लास बट शिपिंग टू स्टूडेंट्स। सबको समझ में आ रहा है? तो ये भी बिल टू शिफ्ट मॉडल है। क्लियर हो पॉइंट? यस। तो अपना सेकंड कंडीशन कंप्लीट हुआ। अभी इसके अंदर एक सर्कुलर हम लोग को पढ़ना है। सर्कुलर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर, एग्जाम में ये सर्कुलर के ऊपर क्वेश्चन आया था। अब ये सर्कुलर बनाया क्यों है पहले वो हम लोग समझते हैं। सर्कुलर क्या है? बिल टू शिफ्ट टू के ऊपर है। ओके, ए बी सी ऐसे तीन पार्टी। अभी गुड्स कहाँ से कहाँ जाने वाले? B2C में बी टू सी जाएगा। ओके, गुड्स कहाँ से कहाँ जाएगा? बी टू सी जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज, ये जो मूवमेंट होने वाला है, वो मूवमेंट के साथ हम लोग कौन सा इनवॉइस अटैच करेंगे? देखो इधर ना दो इनवॉइसेस है। बी ने ए को इनवॉइस बनाया 1 लाख का, ए ने बी को इनवॉइस, सॉरी सी को इनवॉइस बनाया 1.5 लाख। तो कौन सा इनवॉइस हम लोग फॉलो करेंगे फॉर दिस मूवमेंट? देखो 1 लाख वाला अगर फॉलो करेंगे ना, तो सी को मालूम पड़ जाएगा कि ए 1 लाख में खरीद रहा है और मेरे को 1.5 लाख में चिपका रहा है। और 1.5 लाख का अगर हम लोग लेके जाएंगे, तो बी को मालूम पड़ेगा कि ये 1.5 लाख में बेच रहा है आगे। पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, वापस आओ। हाँ, लेकिन मेरे को ये मूवमेंट के लिए तो हाथ में इनवॉइस होना चाहिए ना। ये मूवमेंट करने के लिए मेरे हाथ में बिल होना चाहिए। तो मैं, मेरे को अगर ये वाले बिल पे भेजना है, तो मुझे क्या मतलब ए को क्या करना पड़ेगा? बी को बिल हाथ में देना पड़ेगा ए टू सी वाले। ओके, फिर भी मालूम पड़ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं देखो प्रैक्टिकली। ए क्या करता है, बी को बोलता है तुम मत पहुंचाओ। मैं यहाँ पर मेरा ट्रांसपोर्टर भेज रहा हूँ, लेकिन वो ट्रांसपोर्टर इधर से नहीं भेजेगा, वो बी के आजू बाजू वाले को कॉल करेगा। बोलेगा कि बी के इधर से गुड्स ले लो और किधर छोड़ के आओ? सी को छोड़ के आओ। अब यहाँ ट्रांसपोर्टर बता देगा तो अलग बात है। ओके, तो कुछ मतलब रोक ही नहीं सकते उसको। तो अभी ट्रांसपोर्टर को हम क्या बोलेंगे? आप गुड्स बी से पिकअप कर लो, इनवॉइस हम आपको देते हैं। ओके, इनवॉइस कौन देने वाला है? ए देगा। कौन सा इनवॉइस देगा इस बार वो बताओ। हाँ, ए टू सी का जो 1.5 लाख का बिल है ना, वो दे देगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर बी को क्या करना है, ट्रांसपोर्टर को खाली गुड्स हैंड ओवर करना है। ओके, और टी क्या करेगा? टी क्या करेगा? कौन सा इनवॉइस के बेसिस पे जाएगा वो? हाँ, ए टू सी वाला जो 1.5 लाख का इनवॉइस है, उसके बेस पे आगे गुड्स को लेके जाएगा। सबको समझ में आया? क्लियर है क्या? ओके, अभी हम लोग ये सब क्यों सीखे वो सुनो। अभी बी ने गुड्स किसके हाथ में दिए? सी के हाथ में नहीं दिया, ट्रांसपोर्टर के हाथ में दिया, ट्रांसपोर्टर के। अभी समझो कि रास्ते में ट्रक पलटी हो गया। अगर रास्ते में ट्रक पलटी हो गया तो किसका जिम्मेदारी? किसका जिम्मेदारी हो? सोच के बोलो, सोच के बोलो। वेरी गुड। ओके, ट्रांसपोर्टर ए का है। ओके, तो ए का जिम्मेदारी रहेगा। समझ में आ रहा है? अपन देखो, जैसे ही टी को उसने भेज दिया। ओके, तो बी ने क्या कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। समझ में, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ ट्रांसफर हो गया। क्लियर पॉइंट? हाँ,
ओके, ये समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर कभी हो गया, जैसे ही बी ने टी को क्या दे दिया, गुड्स दे दी, बात खत्म। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, बी के यहाँ से गुड्स का रिमूवल हुआ 28 जनवरी को और सी को गुड्स मिला 4 फरवरी को। क्वेश्चन इज, ए आईटीसी कब ले सकता है इस इनवॉइस का? जनवरी तो फिर नहीं नहीं, ऐसा 20 मत बोलो, इन दोनों में से जो डेटा होगा। तो उसके लिए तो ट्रांजैक्शन जब उसने ट्रांसपोर्टर नहीं होता। वेरी गुड, समझ में आया सब लोगों को? ओके, जैसे ही बी ने टी को गुड्स दे दिया, वैसे ही ट्रांजैक्शन खत्म हो गया एंड द गुड्स आर डीम्ड टू बी डिलीवर्ड टू ए। ओके, डीम्ड टू बी डिलीवर्ड टू ए, इसका मीनिंग क्या है देखो। डिलीवर्ड मतलब नॉट नेसेसरी फिजिकली डिलीवर्ड, डिलीवर्ड मतलब ओनरशिप ट्रांसफर इज कॉल्ड एज डिलीवर्ड। समझ में आ रहा पॉइंट? हाँ, एक्स फैक्टर जैसा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी के बिल का आईटीसी ए कैन टेक ऑन 28 जनवरी। ओके, 28 जनवरी को आईटीसी ले ले, इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में? ओके, वो ऐसा 4 फरवरी तक वेट नहीं करेगा। ओके, कब आईटीसी देना पड़ेगा? ओके, 28 जनवरी। क्लियर है सर्कुलर? तो एक बार इसको रीड करो। सी भी अगर रजिस्टर्ड सप्लायर हो, सी हम्म, भी अगर फाइनल कंज्यूमर नहीं है तो सी कब आईटीसी ले सकते? उन्हीं के पास। फाइनल कंज्यूमर नहीं है, हाँ भी तो 4 फरवरी। उसमें थर्ड पर्सन ए हम्म हम्म सवाल है। अच्छा, जो लगा एक घंटा लेट सो गया, एक घंटा लेट सवाल आता है क्या साथ तरह के आप फिर भी तो दिल बना जाने पता नहीं साथ आदमी बोला लाल क्या नहीं कुछ और जाए सभी काम तीन महीना नहीं लाइन से जरूरी है Creare projects, तो समझ में आया point? तो अपना ए और बी, अपना ए और बी ये दोनों पॉइंट कंप्लीट हुआ। ओके, एक नोट है यहाँ पर, इफ गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स, ओके, देन आईटीसी कैन बी टेकन ऑन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। मतलब हम लोग को गुड्स एक ही इनवॉइस के अंडर आ रहा है, लेकिन अलग अलग करके आ रहा है, तो लास्ट लॉट मिलेगा तब पूरा आईटीसी लेने का, ऐसा पार्ट पार्ट में नहीं लेने का। ओके, चलो, अभी अपने को नेक्स्ट 3 कंडीशन सीखना है, और वो तीनों कंडीशंस के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म हम लोग सीखेंगे। अभी जीएसटी में कितना टाइप का रिटर्न्स रहता है, ओके, वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और ये रिटर्न्स का आईटीसी लेने से क्या संबंध है, वो हम लोग को सीखना है। पहले रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। समझो ए करके एक सप्लायर है, वो बी करके एक रिसिपिएंट को कुछ सेल कर रहा है, और बी जो है वो सी को गुड्स सेल कर रहा है। ओके, अभी यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है, जो भी पर्सन कुछ भी सेल करता है, उसको ये सब शो करना पड़ेगा
टू गवर्नमेंट कि उसने कितने का माल बेचा, किसको माल बेचा, कितना क्वांटिटी था। ओके, एचएस कोड क्या था, एचएसएन करके एक रहता है, हम लोग सीखेंगे बाद में। तो वो मतलब क्या प्रोडक्ट बेचा वो बताता है वो। ठीक है, वैल्यू बताना है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी है। ओके, रेट क्या है, मतलब पूरा डिटेल आपको, जो इनवॉइस पे डिटेल है ना, वो पूरा इनवॉइस का डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए को क्या करना पड़ेगा, जितना भी उसने सेल्स किए, से 1 लाख रुपीज का सेल्स किया। ओके, और जीएसटी 18,000। तो यहाँ पर 1,18,000 ए को शो करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैंने इतने का माल बेचा। अब ये माल बेचा, उसका जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग दैट इज डन इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1। और कौन सा रिटर्न नंबर है ये, जीएसटीआर 1। ओके, तो जीएसटीआर 1 किसको भरना है, एक होता है सप्लायर को भरना है। समझ में आया पॉइंट। ओके, सप्लायर को भरने का हमेशा ध्यान में रखो, सप्लायर को। अभी ये जब गुड्स बी आगे सी को बेचेगा तभी बी को भी भरना पड़ेगा। ओके, सी अगर कंज्यूमर है तो सी को नहीं भरना है, और सी अगर आगे बेचने वाला होता तो सी को ही भरना पड़ेगा। मतलब कि जो भी पर्सन सेल कर रहा है सबको जीएसटीआर 1 भरना है। अभी समझो कि मैं रजिस्टर्ड हूँ, क्लास भी रजिस्टर्ड, तो जीएसटीआर 1 कौन भरेगा, दोनों भरेंगे। क्योंकि मैं भरूंगा क्लास को सेल किया वो, क्लास भरेगा आप लोग को सेल किया वो। समझ में आ रहा है क्या, सप्लायर दोनों जन है। देखो दोनों जन एक ट्रांजेक्शन में, एक सप्लायर एक रिसिपेंट, लेकिन वो जन जो है क्लास, वो दूसरे ट्रांजेक्शन में सप्लायर है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट। तो इन जीएसटी एवरी रिसिपेंट इज सप्लायर एंड एवरी सप्लायर इज ऑल्सो रिसिपेंट। देखो अभी समझो मैं सप्लायर हूँ क्लासेस को, और लैपटॉप मैंने परचेज किया, तो लैपटॉप परचेज करने के लिए मैं रिसिपेंट हो गया, और ये लैपटॉप को यूज करके मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं लेक्चर के लिए क्या हो गया, सप्लायर। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट। ओके, क्लासेस मेरे लिए रिसिपेंट, और क्लासेस तुम लोग के लिए कौन है, सप्लायर। हर सप्लायर को क्या करने का है, हर सप्लायर को क्या करने का, जीएसटी रिटर्न भरने का। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ए को क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 1 भरना पड़ेगा। कब तक भरने का, तो गवर्नमेंट सेज बाय 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। कब तक भरने का, बाय 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। वही मतलब पूरे महीने में किए हुए सब ट्रांजेक्शन। ओके, मतलब अभी पूरा दिसंबर अभी गया। ओके, ये पूरे दिसंबर में जितना भी मैंने सेल किया वो सब मुझे कब तक दिखाना पड़ेगा, 11 जैन, पूरे दिसंबर। सबको समझ में आ रहा है? पूरा दिसंबर में जितने का भी माल बेचा, पूरा का पूरा हम लोग को इनवॉइस वाइज शो करना। इनवॉइस नंबर 1 का माल ये पर्सन को बेचा, ये अमाउंट था, ये प्लेस ऑफ सप्लाई था, ये जीएसटी का रेट था। मतलब ऐसा पूरा डिटेलिंग देने का। समझ में आया पॉइंट। ओके, उसके बाद जैसे ही सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 भरेगा, ओके, वैसे ही वो चीज किसको दिखने वाला है, बी को, मतलब रिसिपेंट को। अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्लासेस के जीएसटी नंबर पे एक बिल फर्निश किया। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है क्लासेस को कि तुम लोग हमको मत बताओ कि तुम लोगों ने क्या क्या परचेज किया। हाँ, ओके, तुम लोग के सेलर से हम लोग देख लें। समझ में आया पॉइंट। ओके, तुम लोग के सेलर ने जो भी दिखाया रहेगा उसके बेसिस पे तुम लोग का परचेज रजिस्टर बन जाएगा। सबको समझ में आया, तुम लोग को अलग से मेहनत करने का जरूरत नहीं है परचेज बताने का। ओके, योर सप्लायर्स सेल इज एज गुड एज योर परचेस। ओके, तो आप लोग कुछ भी मत करो, आप लोग शांति से बैठे रहो, आपका परचेज रजिस्टर हम लोग खुद बना लेंगे। लेकिन अगर समझो कि मैंने दिखाया नहीं, क्लासेस को जो मैंने सेल किया वो दिखाया नहीं मैंने, और क्लासेस ने तो सच में परचेस किया, तो ऐसे में क्लासेस का परचेज रजिस्टर बरोबर नहीं बनेगा। तो अगर मिलता है कि वो बराबर नहीं रहेगा तो भी वही बराबर है। आप क्या करो, सप्लायर से फॉलो अप लो कि वो कब कर रहा है अपना काम। मतलब गवर्नमेंट सिंपल बोल रहा है कि एवरीथिंग वुड बी डिपेंडेंट ऑन योर सप्लायर। अगर सप्लायर का गलती है, आपका आईटीसी लॉस। समझ में आ रहा है कुछ। तो जैसे ही मैं अपना जीएसटीआर 1 भरूंगा 11 तारीख को, सेम चीज क्लासेस को कब रिफ्लेक्ट होगा, 14th को। कब रिफ्लेक्ट होने वाला है, 14th। तो यहाँ पर ये परचेज का रजिस्टर बोलते हैं हम लोग इसको। ओके, ये दिखेगा जीएसटीआर 2 बी में, एंड ये जनरेट कब होता है, 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एवरीवन क्लियर। 11th वाले मंथ के नेक्स्ट
नहीं नहीं, 11 के अगले 3 दिन। हाँ, तो दिसंबर का अगला जैन 14। ओके, तो मैंने 11 जैन को फर्निश किया। क्लासेस को वही चीज 3 दिन के बाद दिखेगा, 14 तारीख को दिखे। समझ में आ रहा पॉइंट? क्लियर है? मतलब क्लासेस भी तो कुछ सेल कर रहा होगा। तो क्लासेस ने अपना सेल दिखाया 11 को, क्लासेस को खुद का परचेस दिख रहा है 14 को। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट कुछ? क्लासेस ने खुद का सेल दिखाया 11 को, क्लासेस को खुद का परचेस कब दिख रहा है? 14 को। तो गवर्नमेंट बोलता है कि क्लासेस को अभी जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके, सॉरी, क्लासेस को जीएसटी भरना पड़ेगा। जीएसटी हम लोग कब भरते हैं बोलो? हाँ, 20 को भरते हैं। हाँ, तो 20 को जब हम लोग जीएसटी भर रहे बैलेंस हैं, हाँ, आईटीसी आपको दिख रहा है ना कितना लेने का है अगर। तो अभी जीएसटीआर 3बी में हम लोग क्या करने वाले? टैक्स भरने वाले। ओके, रिटर्न है जीएसटीआर 3बी। उसमें क्या करते हैं? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, नेट जीएसटी भरने। समझ में आया? अभी आउटपुट टैक्स कैसे मालूम पड़ेगा? कहाँ से आएगा? हाँ, जीएसटीआर 1 से मालूम पड़ गया। आईटीसी कितने से मालूम पड़ा? हाँ, 2बी से मालूम पड़ा। दोनों को नेट ऑफ करके हम लोग को 3बी टैक्स भर। समझ में आया पॉइंट? अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें 2बी में दिख रही है बट उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो नहीं, एलिजिबल नहीं। हाँ, दिस अलाउड। ओके, एलिजिबल नहीं, एलिजिबल नहीं। ऐसे समझो कि हम लोगों ने हुंडई वाले को अपना जीएसटी नंबर दिया, हुंडई वाले ने अपना जीएसटीआर 1 भरा, तो हमको 2बी में दिख रहा है, लेकिन हमको वॉलेंटरीली उसको छोड़ देने का, क्योंकि आईटीसी नहीं मिलेगा। सो ऐसा उसका मतलब नहीं है कि 2बी में जो सब कुछ दिख रहा है सबका आईटीसी लेके जाओ। अपने को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। ओके, और वो फिल्टर आउट करने के लिए सेक्शन 17 काम आएगा। कि सेक्शन 17 पढ़ के हम लोग को समझेगा कि किस किस चीज का आईटीसी हम लोग को नहीं लेना है। एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर सेल्स फाइल होता है कभी 11 तारीख। क्या फॉर्म नंबर? जीएसटीआर 1। हाँ, जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1, उसके बाद वही चीज कभी देखेगा 3 दिन बाद दिखेगा। ओके, और सामने वाले को आईटीसी मतलब हाँ 20 तारीख को मिलेगा, और हमको जीएसटी भी भरना पड़ेगा। सबको समझ में? तो अभी यहाँ पर ये देखो, ये जो 18,000 है ना, ये मुझे कब भरना पड़ेगा? समझो कि ये मैं हूँ। ओके, ये क्लासेस है। आपको भी ओके, मुझे ये 18,000 रुपया कब भरना पड़ेगा? 28 जनवरी। ओके, मेरे पास समझो आईटीसी कुछ भी नहीं, मेरे को 18,000 भरना पड़ा 20 जनवरी। सेल्स बताऊंगा। देखो, सेल्स बताना है, खाली टैक्स नहीं भरना आपको। 11 को टैक्स नहीं भरा जाएगा, 11 को खाली सेल्स दिखाया जाएगा। ओके, 20 को क्या करेंगे हम लोग? टैक्स भरेंगे। ओके, अभी क्लासेस के एंगल से बात करते हैं। क्लासेस समझो कि 1,50,000 रुपीज का सेल्स दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्लासेस का जीएसटी कितना आएगा? 27,000। इन्होंने ये किधर रिपोर्ट किया रहेगा? जीएसटीआर 1 में सेल्स, बराबर। अभी इन लोग को आईटीसी दिखेगा जीएसटीआर 2बी में, जो मैंने फाइल किया 18,000 का। ओके, तो क्लासेस जीएसटी कितना भरेगा 20 तारीख को? 9,000। सबको समझ में आ रहा है प्रोसेस? हाँ, ये 3बी में भरा जाएगा। सबको क्लियर है? एवरीवन क्लियर विद द प्रोसेस? अब देखो, अब इसमें इसमें कैच पॉइंट क्या है? अगर मान के चलो कि मैं 11 तारीख को अपना जीएसटीआर 1 नहीं भरता हूँ, समझ आंसर? 11, हाँ, 11 तारीख को अगर मैं फाइल नहीं करता हूँ, मैं 12 को करता हूँ, तो क्लासेस को ना इधर -18,000 करने को नहीं मिली। गवर्नमेंट क्या बोलेगा क्लास को? कि तुम फैकल्टी को बोलो, मतलब सप्लायर को बोलो कि वो अपना जीएसटीआर 1 भरे, और अभी मैं तो भर दिया 12 तारीख को। ओके, तो भी इन लोग को इधर नहीं दिखेगा। इन लोग को कब दिखेगा? तो गवर्नमेंट से अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। मतलब आपका सप्लायर थोड़ा भी लेट होता है तो तुरंत उसका इमीडिएट नेक्स्ट मंथ में जाएगा। ओके, थोड़ा भी लेट अगर सप्लायर हो गया तो किधर जाएगा वो? नेक्स्ट मंथ में चले जाए। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, एक और एग्जांपल देता हूँ।
समझो कि मैंने एक बिल बनाया 11 अप्रैल का। तो 11 अप्रैल का मैंने क्या बनाया, इनवॉइस बनाया। बट मैंने GSTR 1 फाइल किया ऑन 10th जुलाई। देखो यही बिल है, हाँ, ये बिल मैंने फर्निश कब किया, 10 जुलाई को। ओके, मैंने बहुत लेट किया सब काम। अभी क्लासेस को ये जो GST का 2B है, GSTR 2B, कौन से मंथ के 2B में ये वाला इनवॉइस रिफ्लेक्ट होगा? जुलाई 11 का दिन। कौन से मंथ का बोलो। जुलाई में कैसे दिखेगा? अगस्त। देखो ना, तुम लोग नेक्स्ट मंथ तक मत जाओ। सुनो सुनो, देखो अभी मैंने कब फाइल किया इसको, 10 जुलाई। मतलब नियरेस्ट डेट कौन सी थी? नहीं, GSTR 1 का डेट क्या रहता है, 11। तो 11 जुलाई के अंदर किया है मैंने। ओके, तो जून के GSTR 1 में दिखे, मतलब जून का GSTR 2B में। उसको तो जुलाई। हाँ, जुलाई में दिखेगा, लेकिन जून का 2B तो जुलाई में दिखता है ना। देखो सेम मंथ का सेम मंथ में थोड़ी दिखेगा। अभी दिसंबर का जनवरी में दिख रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पर कब दिखेगा, जून के 2B में दिखेगा। समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। देखो अभी मैंने GSTR 1 जो है ना, सुनो एवरीवन, सप्लायर ने GSTR 1 अप्रैल का भरा है, प्लीज लिसन। सप्लायर ने GSTR 1 कौन से मंथ का भरा है, अप्रैल का भरा है। ओके, कौन से डेट पर भरा है, 10th जुलाई को भरा है। तो ये रिफ्लेक्ट कब होगा, अभी सुनो। रिफ्लेक्ट होगा जून और जुलाई में। अभी सामने वाले के एंगल से अपने को सोचने का, सामने वाले के एंगल से सोचो। अगर ये 11 मई को हो जाता तो अप्रैल में दिखता, 11 जून को हो जाता तो मई में दिखता, 11 जुलाई के अंदर हो गया तो जून में दिखेगा। समझ में आया पॉइंट? एकदम सिंपल बोल रहा हूँ मैं। अगर अगर मैंने अपना काम टाइम पर किया होता, मतलब 11 मई के अंदर मैंने किया रहता, 11 मई के अंदर, तो उन लोग को अप्रैल के 2B में दिखने वाला था। हम्म। पर मैं लेट हो गया तो नेक्स्ट मंथ, पर मैं नेक्स्ट मंथ से भी ज्यादा लेट हो गया हूँ। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो क्या करने का, अभी कौन से मंथ में दिखेगा? जून। हाँ, ओके, जून के GSTR 2B में। सबको समझ में? नेक्स्ट मतलब ऐसा नेक्स्ट नहीं, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया। एकदम नेक्स्ट नहीं, हाँ मतलब क्या बोलते हैं अपन, रिस्पेक्टिव नेक्स्ट मंथ। अभी यहाँ पर देख, अगर मान के चलो ये मैंने फाइल किया रहता 12 जुलाई को, जुलाई। तो जुलाई के 2B में दिखता अगस्त में। ओके, जुलाई के 2B में दिखता, हाँ मतलब 14 अगस्त को। क्या क्या अगस्त। क्या क्या बाद में दिखेगा। समझा? लास्ट वन का भी बन रहा है अगस्त में भरा। हाँ हाँ हाँ, जुलाई के 2B में दिखे बराबर ऐसे ही। इस समझ में आएगा। और अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर। देखो GSTR 1 हमेशा क्या रखने का, जो भी नॉर्मली नॉर्मली इनवॉइस का मंथ रहता है वही GSTR 1 का मंथ रहता है नॉर्मली, जब तक कोई सप्लायर कुछ भूले ना। ओके, अगर समझो 11 अप्रैल का इनवॉइस में भूल ही गया अप्रैल मंथ, तो फिर मैं अगले मंथ में कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, पर रिसिपेंट को कौन से मंथ में दिखेगा ये कैसे सोचने का, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। देखो अगर तुम लोग को जो भी डेट दिया है ना, समझो तुम लोग को दिया 15 अक्टूबर, तो क्या सोचो, सुनो अभी, इसके पहले कौन सा रिटर्न चला गया? नहीं नहीं, 11 को गया। सुनो सुनो, 11 अक्टूबर गया, 11 अक्टूबर मतलब ये कौन से मंथ का था, सितंबर। तो अभी अक्टूबर में दिखेगा। समझ में आया पॉइंट? ओके, और एक लेते हैं। समझो कि आपको डेट दिया 28 जनवरी। ओके, तो नियरेस्ट कौन सा गया अभी, 11 जनवरी गया। 11 जनवरी मतलब दिसंबर का गया, तो ये दिखेगा किसमें, जनवरी। सबको समझ में आ रहा है? ओके, और एक एग्जांपल देता हूँ। 9 फरवरी, 9 फरवरी, चलो 9 फरवरी, इसका पिछला वाला कौन सा गया, 11th जनवरी गया, दिसंबर का तो दिसंबर का था, तो अभी इसमें दिखेगा जनवरी। सबको समझ में आता है सोचने का? Okay.
अभी मैं एक केस तुम लोग को बताऊं, तुम लोग खुद से कर। तो कुछ ये रेसिपिएंट जिसको बेचा उसको दिखेगा ना जीएसटी और 2 में 14 को दिखेगा, मतलब 9 को अपन बोल रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट तो 14 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मंथ कैसे दिखता है वो दो हाँ, समझो मैंने क्लासेस के ऊपर एक इनवॉइस बनाया 29 जून का। ओके, इनवॉइस बनाया 29 जून का। मैंने इसको शो किया इन सितंबर GSTR1। ओके, विच वाज फाइल्ड ऑन 13th December। क्वेश्चन समझ में आया? अभी 29 जून का इनवॉइस था, दिखाया गया सितंबर के GSTR1 में, जो कि फाइल किया गया 13 दिसंबर। बोलो, पहली बात तो कौन सा GSTR1 में जाएगा ये? और तुम लिखा है इधर। हाँ, दिया ही है मैंने। कौन से GSTR1 में जाएगा? सितंबर के GSTR में, क्योंकि उसी में मैंने फाइल किया। हाँ, अभी क्लाइंट को रिफ्लेक्ट कौन से रिटर्न, कौन से 2B में आएगा? 11 दिसंबर 2000 हाँ, 11 दिसंबर गया, मतलब वो नवंबर का गया, तो दिसंबर। तो इन लोग को GSTR 2B में दिखेगा कौन से मंथ के? नहीं, दिसंबर के। हाँ, दैट इज 14 जनवरी को दिखेगा। दिसंबर का हाँ, मतलब 20 तारीख, 20 जनवरी को ले सकते नवंबर हो, ऐसा नहीं। हाँ, देखो जो भी तुम लोग को इधर आंसर आएगा ना, दिसंबर इधर आंसर आया ना, मतलब 14 जन को दिखने वाला है ये। समझो दैट से प्लीज। जो तुम लोग को इधर मंथ आएगा ना, उसके अगले 14 को दिखेगा। तो ITC कब ले सकते हैं? 20 को। आई एम गेटिंग द पॉइंट। सबको समझ में आ रहा है? और 2-3 केस दे रहा हूँ, सुनो। इनवॉइस डेटेड 12th February, okay, filed in GSTR1 of March 25, March 2025 on 13th May। बोलो कौन से मंथ के 1 में जाएगा और कौन से मंथ के 2B में दिखेगा? मार्च मई का 2B, मई का 2B, क्योंकि 11 मई छूटा, मतलब अप्रैल गया, तो नेक्स्ट मंथ, तो मई, तो 14 जून को दिखेगा उसका। और वन का मार्च 1 का तो मार्च ही। समझ में आया पॉइंट क्या बोला? देखो, मंथ पहले फिक्स करने का। ओके, GSTR 2B का मंथ कौन सा फिक्स हो रहा है? मई फिक्स हो रहा है, क्योंकि 11 मई गया, 11 मई वॉज द ड्यू डेट ऑफ अप्रैल। तो अभी हम लोग 11 मई के अंदर फाइल नहीं कर पाए, तो फिर कभी जाएगा? अगले मई में जाएगा, तो दिखेगा कभी 14 जून को। सबको समझ में क्लियर हो रहेगा पॉइंट? तो ये 2B का कंसेप्ट है। तो 2B में दिखेगा तो ही ITC मिलता है। क्लियर सब लोग को? 2B में दिखने पे ही ITC मिलता है। अभी देर इज वन मोर रिटर्न, दैट इज GSTR 2A। ओके, लेकिन 2A पहले हुआ करता था, 2A अभी बंद हो गया। अगर बोलता है कि अभी 2A को फॉलो मत करो, 2B को फॉलो करो, तो 2B मैंने पहले सिखा दी। जो हम लोग को रिलेवेंट है वो 2B था। 2A जो है, ओके, ये भी 2A जैसा ही वर्क है, लेकिन इसका सिर्फ सिंपल एक ही स्टेप है, और कुछ भी स्टेप नहीं है। सप्लायर जो मंथ के GSTR1 में फाइल करेगा, उस मंथ के 2A में दिखेगा। सप्लायर, हाँ, सप्लायर जिस मंथ के GSTR1 में करेगा, उसी मंथ के 2A में दिखेगा। ओके, अभी यहाँ पर इधर नेक्स्ट 1 के, हाँ, अभी यहाँ पर मार्च के GSTR1 में मैंने भरा, तो कौन से 2A में दिखेगा? मार्च के 2A में। और 2B कौन सा था? मई। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, यहाँ पर बोलो कौन से 2A में दिखेगा? सितंबर। यहाँ पर अप्रैल के 2A। तो 2A एकदम सिंपल था। ओके, 2A एकदम सिंपल था। अभी हाँ, जिसका सप्लायर का GSTR1 वही मंथ का 2A, लेकिन 2B कैसा कर दिया लोगों ने? कट ऑफ डेट डाल दिए। बता रहा हूँ। जो जुलाई वाला था हम्म, वो अप्रैल यहाँ पे ये मैं बोला GSTR1 का जो मंथ रहेगा, वही मंथ का 2A। वाला देखा
फर्स्ट अप्रैल W टू है, फर्स्ट अप्रैल टू बी इसमें क्या क्या फर्स्ट अप्रैल नहीं नहीं सुनो, फर्स्ट वन क्यों लिखा मालूम नहीं? ठीक है, अप्रैल के GSTR 1 में डाला तो 2A में किस में दिखेगा? अप्रैल में। अप्रैल ओके, और फाइलिंग डेट के हिसाब से जाने का 2B। तो अभी यहाँ पर 10 जुलाई, तो पिछला डेट कौन सा गया रहेगा? पिछला डेट 11 जून 11 जून, 11 तो मई गया तो जून में दिखेगा। समझ में आया पर? तो जून का 2B, अप्रैल का 2A, दोनों अलग। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या था 2A के साथ वो बता रहा हूँ। हाँ, September, but July, sir, April. किधर लिखा जुलाई? It's all I मैंने बोला अप्रैल का रिटर्न आई फाइल्ड इन ऑन 10 जुलाई। अप्रैल का GSTR 1 मैं लेट कर रहा हूँ, तो अप्रैल के 1 है तो फिर अप्रैल का ही 2 है। क्लियर है पॉइंट? ओके, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है 2A में, वो समझते प्रॉब्लम क्या आया देखो। अभी समझो कि मेरा कोई सप्लायर है, अ, वो अपना जैन का GSTR 1 भर रहा है। लिसन एवरीवन, जैन का GSTR 1 पास होके 6-7 महीना हो, अचानक वो सप्लायर को याद आया कि मेरा जैन का GSTR 1 बाकी, उसने भर दिया। तो मेरा जो 2A पहले बना था ना जनवरी का, वो 2A चेंज हो जाएगा। एवरीवन लिसन, यहाँ पर एक इनवॉइस का डेट दे रहा हूँ। लिसन एवरीवन, एक इनवॉइस का डेट दे रहा हूँ, 10 जनवरी। ओके, सप्लायर जो है वो GSTR 1 में डाल रहा है जनवरी के ही, लेकिन उसको याद कब आ रहा है देखो, उसको याद आ रहा है 6 महीने बाद। ओके, 10 जून को उसको याद आया, तो उसने 10 जून को GSTR 1 फाइल किया। कौन से मंथ का? जनवरी। ओके, 10 जून को उसने फाइल किया कौन से मंथ का? जनवरी। अभी 10 जून को मेरा 2A चेंज हो जाएगा उसकी वजह से। देखो मेरा 2A बन गया रहेगा पहले से। हाँ, जैन का 2A बन गया रहेगा पहले से। अभी सप्लायर जो है ना वो बीच में अचानक से आ रहा है, और ये अपना जैन का GSTR 1 भर रहा है, तो मेरे 2A में एक लाइन आइटम ऐड हो जाएगा ये सप्लायर का, जैन की 2A। लेकिन अभी तो हम लोग कौन से मंथ में चालू है? जून में चालू है। तो मेरे को हर बार पिछला 2A खोल के देखना पड़ेगा किसको अचानक याद आया। ओके, तो वो प्रॉब्लम ना हो करके गवर्नमेंट ने क्या बनाया? 2B। अभी 2B से क्या हो गया, अभी हम लोग को बार बार पिछला रिटर्न खोल के देखने का जरूरत नहीं। ओके, अभी 10 जून है। हाँ, तो अभी हम लोग आगे देख लेंगे। क्लियर है क्या पॉइंट? जॉइन के टूर में आएगा तो फेब के 20 तक में सामने वाला नहीं फेब नहीं ना, पर फेब तो चला गया है, जून चालू है। तो भी ना ओके, मतलब ये सब कुछ जा चुका है, पर फिर भी बैक डेटेड में अपडेट होगा। इसको किसको पूछा उसको दिखेगा, लेकिन कब दिखेगा? अगर चीज बॉक्सिंग 14 को। और जैन के 2A में दिखेगा, बट दिखेगा कभी? 14 जून को। वेरी गुड। मैंने बस पूछा मैंने ये इन्वेस्टमेंट के 20 तारीख तक ले सकते हैं और हाँ 11 जून पर हम हाँ बस। इसका टूरी का होगा हाँ, इसका 2B सोचो, 11 जून 11 मई गया, हाँ मतलब अप्रैल गया, जो भी नेक्स्ट में May. मई है, 11 जून May. को करेंगे नहीं मई का 2B। समझ में आ पाएगा? तो ITC कब लेंगे? 14, 14, एग्जैक्टली आपने बोला 11 में गया हाँ 2B. तो मैंने 11 जून को भरा जो मई का था बरोबर है। So, पर ये तो हाँ इसको पर इसको यार जून में आना था इसलिए 11 जून से पहले बनाएंगे क्या था हाँ, तो अगर इसका 12 जून होता तो फिर वो जुलाई तो जून होता। 14 ग्यारह लास्ट डेट हो गया ना 11 जून लास्ट. सुनो सुनो, तुम लोग अच्छे से सुनो पहले। देखो 10 जून है। ओके, 10 जून का पिछला वाला डेट क्या था? 11 मिनट नहीं था मेरे को आया पहले 11 मई गया ना, 11 मई कौन से मंथ का था? साल का। ओके, तो अप्रैल के तब तक हम लोग नहीं कर पाए, तो अभी किस में जाएगा ये? मई में जाएगा। क्लियर? और अगर मैं समझो 12 जून को फाइल करता हूँ, तो पिछला वाला क्या गया? 11 जून। कौन सा गया? मई गया, तो अभी किस में जाएगा? जून। जून के 2B में दिखेगा। क्लियर है क्या भाई? और जून का 2B बनेगा कभी? 14 जुलाई को बनेगा। सबको समझ में आ रहा है? अगले महीने के 14 को बनेगा ना?
यस, टू बी को बस फाइल करते हैं फाइल नहीं करना, वो खाली दिखेगा बस। रिसिपेंट, सामने वाले को सामने वाला मतलब रिसिपेंट है, फिर हम लोग मतलब रिसिपेंट, रिसिपेंट को दिखेगा 14। बोलो कुछ डाउट? मतलब वही हुआ ना, मतलब ये महीने के 11 तारीख के बाद इसने कट किया है तो नेक्स्ट टू बी वो बन पाएगा। ठीक है। और उसके और अगर लेवल के पहले हुआ है तो अगले महीने चल जाएगा। देखो अभी इधर कैसा है, प्रीवियस मंथ इज करंट मंथ। ओके, देखो हम लोग काम कर रहे हैं पिछले महीने का, मतलब हम लोग देखो प्रेजेंट मंथ में, मतलब कि हम लोग जो बोलते हैं रियल टाइम बेसिस पे जिस मंथ का काम कर सकते हैं उस मंथ में। अगर समझो मैं 11 जनवरी को बैठा हूँ, तो मैं जनवरी का काम ही नहीं कर सकता, मैं दिसंबर का ही काम कर सकता हूँ। तो दिसंबर इज माई करंट मंथ, ऐसा समझो इसको। ओके, तो तो उसमें दिसंबर में दिखेगा अगर मैं 11 के अंदर करता हूँ। तो उसका टू बी और वन सब कुछ सेम रहेगा दिसंबर में। लेकिन जैसे ही मैं 12 जनवरी को करता हूँ, तो दिसंबर में नहीं जाएगा वो, जनवरी में आ जाएगा। और जनवरी का चीजें हम लोग को 14 फरवरी को दिखता है। क्लियर है बात? सर अगर 11 जून का होगा तो वो दिसंबर का होगा ना, तो फिर वो जो रेसिपिएंट है 14 जनवरी, 20 जनवरी। 14 ना। समझ में आएगा सब लोग को? एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग खुद से करो। ओके, और फाइनल कंक्लूड करेंगे अभी। एक बात नहीं, क्या बोलो? सुनो, एक इनवॉइस है 10 मई का। ओके, शोन इन GSTR 1 of August, which was filed on which was filed on 10 अक्टूबर। मेरे को क्या चाहिए वो सुनो, 2A का मंथ चाहिए और 2B का मंथ चाहिए बस। ओके डन, परफेक्ट। मेरे को 14 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कौन सा मंथ। सब लोग सोचो, सब लोग सोचो, फिर अपन पोल लेते हैं। कौन सा मंथ है? ओके, क्यों? ये फाइल का अक्टूबर में होगा। अभी आंसर दो। 5 अक्टूबर का सितंबर। देखो 10 अक्टूबर है। सुनो, अभी इसका पिछला 11 सितंबर चला गया। 11 सितंबर मतलब अगस्त का GSTR 1 का डेट रहता है, तो सितंबर, तो यहाँ पर सितंबर के 2B में दिखेगा। सबको समझ में आना चाहिए? क्लियर है? पक्का समझ? हाँ। अभी ये तीनों कंडीशंस अपना हो गया है, अभी इसको फॉर्मली पढ़ लेते हैं। अभी 3 कंडीशंस कह सकते हैं यहाँ पर। टैक्स चार्ज्ड बाय सप्लायर शैल बी पेड। अभी सप्लायर को टैक्स भरना है, सप्लायर कौन से रिटर्न में टैक्स भरता है? 3B टैक्स, 2B में परचेज। ओके, टैक्स कौन से रिटर्न में भरता है? 3B में भरता है। तो यहाँ पर बोलते हैं गवर्नमेंट की सप्लायर को टैक्स भरना पड़ेगा इन GSTR 3B। समझ में आ पाए? उसके बाद डी वाला कंडीशन पढ़ो, रिसिपिएंट हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 3B। ओके, रिसिपिएंट भी 3B भरेगा तो ये ITC मिलेगा। मतलब कि क्लासेस ने यहाँ पर अपन ने एक एग्जांपल लिया, क्लासेस ने क्या किया था, इधर -18,000 किया ना। ओके, ये सब हो कौन से फॉर्म में रहा, ये सब 3B में हो। 9,000 भरना है तो 18,000 का ITC भी तो लेना पड़ेगा। तो 18,000 का ITC लेना किसमें? 3B के अंदर ले, मतलब जो 2B में दिख रहा है 18,000, वो 3B में क्लेम करना।
हाँ देखो 2B में समझो अगर 18,000 दिख रहा है और पूरा कर रहा है पूरा मोटर व्हीकल तो मैं 3B में क्लेम कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ तो क्लेम करने के लिए 3B इज द रिटर्न। अवेलमेंट अवेलमेंट दिखेगा 2B में, अवेलमेंट करने का 3B में ही। समझ में आ रहा है कमेंट? अवेलमेंट विल बी डन इन 3B ओनली। क्लियर? तो यहाँ पर रिसिपेंट को क्या करना पड़ेगा? 3B फाइल करना पड़ेगा। और एक लास्ट पॉइंट, GSTR1 फाइल्ड बाय सप्लायर एंड रिफ्लेक्टिंग इन 2B फाइल B2B, मतलब कि सप्लायर जो है ना, सप्लायर उसको GSTR1 में दिखाना पड़ेगा और उसको इस तरीके से दिखाना है कि सामने वाले को 2B में दिखे। अभी 2B में कब दिखेगा सामने वाले को? जब वो अपना GSTR1 उसके नाम पर करेगा। एग्जाम्पल, अगर समझो मैंने क्लासेस का GST नंबर भूल गया डालने का, अगर मैं क्लासेस का GST नंबर डालना ही भूल गया तो क्लासेस को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि 1 सेलर का एंड 2B रिसिपेंट का, ये दोनों लिंक एक कॉमन कनेक्ट की वजह से, दैट इज GST नंबर। तो अगर मैं अपना 1 फाइल करता हूँ सामने वाले को 2B में दिखेगा, लेकिन कुछ तो मैंने ऐसा डाला रहेगा उसका कि मेरे को दिख रहा है, तो GST नंबर के बेसिस पे दिखता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि सप्लायर को इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि सामने वाले को अपने 2B में दिखे, और 2B में दिखने के लिए GST नंबर के सामने फाइलिंग कर। हाँ हाँ, 1 के फाइलिंग से 2B में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन कनेक्ट तो होगा। हाँ, फाइल नहीं करेगा तब भी नहीं दिखेगा, या तो फाइल करेगा GST नंबर नहीं डालेगा तब भी नहीं दिखेगा। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो 3 कंडीशन सबको क्लियर है। ओके, और लास्ट कंडीशन, ITC शुड नॉट बी इन द रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। ओके, नहीं, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी मतलब मोटर व्हीकल नहीं, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी मतलब LOR और POS सेम होना चाहिए। ये हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई में सीखा था। LOR और POS सेम होना चाहिए, मतलब कि हम लोग अगर महाराष्ट्र के हैं तो हम लोग के सारे परचेज महाराष्ट्र के POS होने चाहिए। IGST का भी ITC मिलेगा। देखो एग्जांपल, समझो सप्लायर, रिसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर गुजरात का है, हम महाराष्ट्र के, ओके, और प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, तो टैक्स कौन सा लगेगा? टैक्स लगेगा IGST। क्या देखना है IGST लगने के लिए? ये दोनों देखो, LOS POS, तो IGST लगेगा। ओके, और ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, उसके लिए क्या देखा हम लोगों ने? ये दोनों देखना है। ओके, तो ITC भी मिलेगा। LOR और POS सेम होना चाहिए। इसका रीजनिंग मैंने दिया था कि जिस स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, ओके, वही गवर्नमेंट ITC देगा। ओके, तो महाराष्ट्र को रेवेन्यू मिलेगा तो ही तो महाराष्ट्र इसको ITC देगा। का लोकेशन कहीं और होगी तो उसका बिजनेस कहीं और चल। नहीं नहीं, जिधर बिजनेस चल रहा है उधर ही उसको रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है। ओके, और एक एग्जांपल देता हूँ, समझो सप्लायर महाराष्ट्र का, POS भी महाराष्ट्र, लेकिन रिसिपेंट गुजरात का। अब बोलो टैक्स कौन सा लगेगा? टैक्स कौन सा लगेगा? CGST SGST लगेगा, और ITC नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों अलग है। रेवेन्यू महाराष्ट्र को गया तो ITC गुजरात वाला नहीं देगा। ये पहले सिखाया है। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई, इसीलिए अभी फास्ट 10(1)B में सिखाया था और 10(1)A के टाइम पे भी बताया प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये वाले प्रोविजन के हिसाब से LOR और POS क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? ओके, और भी इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है, नहीं। तो टोटल 6 कंडीशन हम लोगों ने सीखा, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। पहला, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, या तो डेबिट नोट होना चाहिए, या तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया तो बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, और RCM रहेगा तो सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए, बराबर। दूसरा कंडीशन, गुड्स रिसीव होना चाहिए, या तो सर्विस भी रिसीव होना चाहिए। उसका एक्सेप्शन था बिल टू शिप टू मॉडल। समझ में आ पॉइंट? ओके, क्लियर है बिल टू शिप टू? हाँ, इसमें एक सर्कुलर हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, अगर गुड्स रिमूव हो गया तो ITC ले सकते। ओके, रिमूवल वाले स्टेज पे ले सकते। उसके बाद अगर हम लोग को गुड्स लॉट लॉट में मिल रहा है, ओके, तो जब लास्ट लॉट मिलेगा तब फुल ITC मिलेगा। सबको समझ में आ? ओके, उसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों कंडीशन एक साथ किया। हाँ, सप्लायर को GSTR1
और सप्लायर को जीएसटीआर 3B फाइल करना। ओके, 1 इसीलिए कि सामने वाले को दिखे, और 3B इसीलिए कि टैक्स जीएसटी भरा और रेसिपिएंट को 3B फाइल करना, क्योंकि उसने आईटीसी आईटीसी देगा, आईटीसी अवेल करेगा। और लास्ट एलओआर और पीओएस पीओएस सेम सेम होना होना चाहिए। चाहिए। सबको समझ में आ यस सर, आज के लिए? क्या बात है भाई।